नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जहां टूटती है कंपनियों की नींद और कंज्यूमर को मिलता है उसका हक। इस बार नया स्कूटर खरीद कर भी यामाहा का कंज्यूमर हुआ निराश। बार बार स्कूटर खराब हो रहा था और कंपनी बार बार जांचने के बाद भी स्कूटर को ठीक नहीं कर पा रही थी। स्कूटर बेचने को कंज्यूमर हुआ मजबूर। दिग्गज शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने कंज्यूमर को भेजा 40,000 के बदले 1700 का स्मार्टफोन और रिलायंस कम्युनिकेशन के मनमाने तरीके से पैसे काटने से परेशान हुआ कंज्यूमर। पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर मिल रही है राहत। मेरठ के शिवोम धवन एक स्टूडेंट हैं। बहुत शौक से इन्होंने यामाहा का नया गेयरलेस स्कूटर फसीनो खरीदा। इसी साल ये स्कूटर लॉन्च हुआ है और लॉन्च होते ही इस नए ऑफरिंग ने शिवोम का दिल जीत लिया। वादा था कि बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी, स्टाइलिश लुक भी था, लेकिन जून में खरीदे इस स्कूटर ने जितने वादे किए थे वो जल्दी इन्हें निराश भी करने लगे। नए स्कूटर में बहुत सारी परेशानी आने लगी। शिवोम बार बार डीलर के चक्कर काट रहे थे, सर्विस सेंटर जा रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। यामाहा को भी इन्होंने कई बार ईमेल्स लिखे, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब इन्होंने पहरेदार का रुख किया। मेरे साथ हैं शिवोम धवन मेरठ से। शिवोम, बहुत स्वागत है आपका। जितने शौक से आपने एकदम नई लॉन्च हुई ये स्कूटर खरीदी थी, उन सारे शौक पर पानी फिर गया, कैसे मुझे बताइए। मैंने यामाहा फसीनो स्कूटर खरीदा था 4 जून को अपने कोचिंग वगैरह जाने के लिए जी, लेकिन विद इन 10 डेज इसमें काफी प्रॉब्लम आने लगी। बस मिस फायरिंग होती थी स्कूटर में, लो स्पीड में इंजन रुक जाता था लो स्पीड में। तो इसलिए माइलेज 61,000 का ये स्कूटर था ना, आपके पिताजी ने आपको खरीद कर दिया होगा। आपको कैसा लग रहा था ये पैसे, आपने इतनी महंगी एक स्कूटर खरीदी और उसके बाद इसके इस परफॉर्मेंस ने आपको पिताजी से डांट भी पड़ी क्या कि ये कैसे स्कूटर खरीद कर ले आए हो? हाँ बिल्कुल डांट पड़ी थी। 61,000 का स्कूटर था जो कि मैंने लिया था इसकी माइलेज देख के और जो इंजन परफॉर्मेंस देख के मैंने इसको लिया था। जो कि यामाहा क्लेम करी थी 66 का इसका माइलेज है, लेकिन ऑन टेस्ट जो कि यामाहा के इंजीनियर्स ने भी टेस्ट किया और 50 का माइलेज आया था ऑन हाईवे जी। तो जो माइलेज कर रही थी कंपनी वो नहीं मिला। इंजन एक शानदार इंजन की बात कर रही थी, उसमें भी दिक्कत थी। जब गाड़ी स्लो स्पीड पे चलती थी तो रुक जा रही थी आपके लिए बार बार। बीच बीच में रुकती थी और एंड इंजन स्मूथनेस भी बिल्कुल नहीं थी। इससे अच्छी तो मेरी 7 साल पुरानी एक्टिवा चलती थी। तो जब आप ये सारी शिकायतों को लेकर के पहुंचे उनके सर्विस सेंटर में, तो उनका क्या रवैया था? उन्होंने ठीक करने की कोशिश की जो भी गड़बड़ी थी आ रही थी, आपको दिक्कत जो आ रही थी? उनका तो एक ही कहना था बार बार कि आपका स्कूटर ओके है, बस वो 1-2 सेटिंग कर देते थे स्कूटर की हर बार और फाइनल उनका रिप्लाई होता था स्कूटर आपका ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जब वो बोलते थे कि आपका स्कूटर ठीक है आप ले जाइए, आप लेकर आते थे, तो आपको फिर वही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? हाँ जी बिल्कुल भाई, उनको मैंने काफी बार दिखाया भी ये दिक्कत है इसमें। काफी बार मेरे को रिप्लाई भी मिला उनके कुछ सर्विस सेंटर वाले लोगों से कि ऐसा सब यामाहा स्कूटर में होता है। अच्छा, मतलब वो जो स्लो चलती है तो उसका वो गाड़ी रुक जाती है, ये सब में होता है, मिसफायरिंग होती है, ये सब यामाहा स्कूटर में होता है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, तो आप आदत डालिए इसी तरह के स्कूटर चलाने के लिए। यामाहा को भी आपने लिखा था, क्या जवाब मिल रहा था? डीलर जहां से आपने ये स्कूटर खरीदा था वो आपकी मदद कर रहा था? यामाहा को जब आपने लिखा तब क्या हुआ? दोनों बातें बताइए। डीलर और कंपनी से आप जब डील कर रहे थे तो क्या रिएक्शन मिल रहा था? जब मैंने कंपनी को मेल किया, कस्टमर केयर से बात की, उनका कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं था। फिर मैंने पहरेदार को लिखा। जब पहरेदार ने इंटरफेयर किया तो कंपनी के मैनेजर्स आए पहली बार स्कूटर इंस्पेक्ट करने। आपका प्रेशर था, इसलिए जो डीलर है उन्होंने भी हेल्प करने की कोशिश की मेरे पर्सनल लेवल पे। उन्होंने स्कूटर और यामाहा ने कहा कि हमारा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम स्कूटर रिप्लेस कर दें या आपका अमाउंट रिफंड कर दें। अच्छा। हम वारंटी देते हैं, गारंटी नहीं देते प्रोडक्ट। इतना बोला गया मेरे से। फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लास्ट में मेरे को रीसेल ही करना पड़ा स्कूटर। तो डीलर ने आपकी रीसेल करने में जरूर मदद की यहाँ पर? जी, डीलर ने बहुत मदद की अपने पर्सनल लेवल पे रीसेल करने के लिए। हाँ, लेकिन कंपनी आपको मदद कर नहीं पाई या करना नहीं चाहती थी, क्या लगता है आपको? आपको कैसा महसूस होता है? कंपनी का डीलरशिप की प्रॉब्लम थी। उनके स्कूटर की मैंने कंप्लेन करी बहुत बार, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि मैं उनकी कंप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं था, मैं स्कूटर की कंप्लेन करना चाहता था, उनको लग रहा था कि मैं उनकी कंप्लेन कर रहा हूँ। चलिए, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ था।
डीलर ये महसूस करने लगा कि आप उनकी कंप्लेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि चलो रफा दफा करके इस बाइक को बेच दी जाए। उसका मेन मोटिव ये था कि कंप्लेंट किस तरह बंद करा दें और हमारा काम टूट जाए, खत्म हो जाए, तो चाहे कंप्लेंट रिजॉल्व हो या ना हो, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो या ना हो। चलिए, तो प्रॉब्लम तो आखिरकार यामाहा नहीं ही रिजॉल्व कर पाई, आपको 61,000 की बाइक को 47,000 में बेचना पड़ा। शिवोम, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मेरठ के शिवोम धवन यामाहा की स्कूटर से कितने परेशान रहे थे, सब कुछ बयान कर रहे थे। हम आपको बताना चाहेंगे, हमने भी ये मामला यामाहा के सामने रखा। पहरेदार की पहल के बाद यामाहा ने शिवोम का मामला रिविजिट किया था। खुद शिवोम अभी बता रहे थे कि कैसे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव इनके घर पहुंचे थे, उन्होंने पूरा चेकअप किया, लेकिन उनके आधिकारिक जवाब में उन्होंने हमें ये लिखकर बोला कि स्कूटर में कोई खराबी नहीं है। ये था यामाहा का पहला जवाब। कंपनी से ये जवाब मिलने के बाद हमने शिवोम से चेक किया कि क्या हुआ है आपके साथ, क्या आपकी स्कूटर अब बिल्कुल ठीक है। तो शिवोम ने हमें बोला कि यामाहा का डीलर उन पर दबाव बना रहा है कि वो अपनी शिकायत वापस लें। खुद शिवोम भी बता रहे थे, क्योंकि डीलर को लग रहा था ये प्रोडक्ट की शिकायत नहीं, डीलर की शिकायत कर रहा है। पहरेदार ने इस बात की जानकारी यामाहा को फौरन दी, कंपनी को बताया कि अगर डीलर ये कर रहा है तो ये गलत है, ये कंज्यूमर का हक है, उसे अगर किसी प्रोडक्ट में सही सर्विस नहीं मिल रही है तो वो इस प्रोडक्ट की शिकायत उनसे कर सकता है जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, और इस केस में यामाहा था। साथ ही पहरेदार ने यामाहा को एक और मौका दिया कि वो मामला सुलझाए। पहरेदार के दोबारा पहल करने के बाद कंपनी ने भरोसा दिलाया कि शिकायत के हर पहलू का ध्यान रखा जाएगा, और अब कंपनी ने हमें बताया कि उसने मामले को दोबारा जांचकर कंज्यूमर के साथ इशू रिजॉल्व कर लिया है और कंज्यूमर संतुष्ट है। हम मान रहे हैं कि इशू रिजॉल्व हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है पूरे मामले में कि यामाहा के प्रोडक्ट से भी ज्यादा खराबी यामाहा किस तरह से अपने कंज्यूमर को हैंडल करती है उसमें है, और कंज्यूमर डीलिंग को बदलने की जरूरत है यामाहा के लिए। मेरठ के शिवोम धवन को आखिरकार 61,000 की बाइक 47,000 में बेचकर अपना मन मनाना पड़ा। फिलहाल इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक के बाद फ्लिपकार्ट की गलती से 40,000 चुकाने के बावजूद कंज्यूमर को मिलता है 1700 का फोन। कैसे सुलझा मामला आपको बताएंगे आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहरेदार। हम बुलंद करते हैं आपकी आवाज ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए, जहां एक और आपको सहूलियत मिलती है कि आप बिना दुकानों के चक्कर काटे पार्किंग की कतार में खड़े हुए अपने मनपसंद प्रोडक्ट को घर ही ऑर्डर कर लें। साथ ही इन वेबसाइट्स पर आपको बेहतरीन डील भी मिल जाती है। अक्सर दुकान से कम कीमत पर प्रोडक्ट आपको यहां पर मिल जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर आपके साथ प्रोडक्ट को लेकर धोखा हो जाए तो इन वेबसाइट्स का क्या रुख होता है। एक ही दिन में डिलीवरी का दावा करने वाली ये वेबसाइट परेशानी में ग्राहक की बात सुनने में और मामला सुलझाने में हफ्तों और कई बार महीनों तक का वक्त लगा देती हैं। दिल्ली के पमी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पमी ने फ्लिपकार्ट से अपने लिए सैमसंग का एक महंगा हाई एंड मोबाइल फोन ऑर्डर किया। वेबसाइट ने इन्हें भेज दिया सैमसंग का बेसिक महज कुछ हजारों का फोन। इन्होंने जो ऑर्डर किया था वो ऑलमोस्ट 40,000 का सैमसंग का नोट फोन था, गैलेक्सी नोट, लेकिन इनके हाथ में एक बहुत ही सामान्य सा फोन आ गया था। क्या बीती पम्मी पर जानते हैं। पम्मी मेरे साथ हैं दिल्ली से। पम्मी नमस्ते, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए, आपने कहाँ ऑर्डर किया था एकदम हाई एंड स्मार्टफोन, और आपके हाथ में कौन सा फोन इन्होंने भेजा था। कीमत की तो बात छोड़ी, जब आपने पैकेज खोला तो आप पर क्या बीती थी, मुझे ये बताइए। नमस्कार जी प्रियंका जी, मैंने फ्लिपकार्ट से नोट 4 ऑर्डर करा था सैमसंग का, और मैंने जब पैकेट खोला, पैकेट में मुझे गैलेक्सी नहीं मिला नोट 4, मुझे सैमसंग गोरो म्यूजिक 2 मिला। अच्छा, जो कि बहुत ही बेसिक फोन होता है ना, 1700 का बस जैसे मैंने बेसिक फोन खोला मुझे बहुत डर गया कि ये क्या निकला, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट में कंप्लेन करा। कंप्लेन करने के बाद मुझे बोला गया आपको कॉल आएगा, कॉल आई, सब कुछ हुआ। और मैं यहाँ बता दूं कि आपने क्रेडिट कार्ड से इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करीब 8,890 रुपए भी आपने अदा कर दिए थे, और फोन आपके हाथ में जो आया था वो केवल 1700 का फोन था। तो फिर जब आपने फ्लिपकार्ट से फॉलो अप शुरू किया तो क्या हो रहा था आपके साथ। मुझे बोला जाता था नए सिरे से कंप्लेन करता था, लास्ट में पिकअप के लिए होता था, पिकअप भी मेरा कैंसिल हो जाता था, पिकअप भी नहीं हो पाता था, बार 4 बार ऐसे कंप्लेन करा, कुछ नहीं होता था। लास्ट टाइम फिर मेरे को कॉल आया 11 तारीख को,
मुझे बोला गया अब हम आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना रिप्लेसमेंट देंगे ना रिफंड दे पाएंगे। अच्छा, ये भी उन्होंने बोल दिया, आप जो कर सकते हो कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके पास आपके घर तक कई बार वो पिकअप करने आए थे, तो फोन क्यों नहीं पिकअप कर रहे थे? क्या वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जो उनके ई कार्ड लॉजिस्टिक वाले हैं वो कहते हैं हमें फ्लिपकार्ट से रिटर्न में नहीं मिल रहा कौन सा प्रोडक्ट पिक करना है, और हमें लिखा हुआ मिलता है नोट फॉर पिक करना है, पर आप कहते हैं कि सैमसंग गुरु म्यूजिक 2 पिक करना है। अच्छा, तो डिलीवरी उन्होंने नोट की जगह गुरुंग की कर दी बहुत इजीली, लेकिन जब पिकअप करने आ रहे थे तो बड़े पर्टिकुलर थे कि वो नोट ही लेकर जाएंगे आपसे। हाँ जी, नोट फॉर मांग रहे थे मुझसे, और जो आपके पास पहुंचा ही नहीं था। फिर ये मामला सुलझा कि नहीं? 11 तारीख को उन्होंने जब ये कह दिया कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम अब कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने पहरेदार में कंप्लेन करा, पहरेदार की वजह से मुझे फिर अपना रिफंड मिला है वापस मुझे। अच्छा, तो रिफंड मिल गया, आपने रिफंड लेना ही उचित समझा या कंपनी ने ऑफर क्या किया? कंपनी ने ऑफर मुझे उस टाइम 39,000 का दिया था। अब कंपनी ने मुझे बोला अभी अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट, हम आपको रिफंड दे सकते हैं, तो फिर मैंने रिफंड ले लिया। अब वहाँ पे मोबाइल भी नहीं है उनके पास और प्राइस भी ज्यादा मिल रहा है वहाँ पे। ओके, तो आपने सोचा कि रिफंड ही ले लिया जाए, और ये रिफंड आपको पहरेदार की दखल के बाद मिल रहा है मम्मी? हाँ जी। तो काफी आप परेशान रहे। फ्लिपकार्ट आपने बहुत सोचा कि इजीली चलो वेबसाइट पर जाओ, कहीं दुकान जाने का चक्कर नहीं, खरीद लो, लेकिन इतनी आसानी नहीं रही आपको इस कंपनी से जूझने में? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ इस फ्लिपकार्ट से। इतने सारे कॉल करे, इतनी सारी कंप्लेंट करी, कुछ रिस्पांस नहीं देते थे, बार बार कहते थे बैकएंड टीम कॉल करेगी, आपको मेल आएगी, सब कुछ होगा, कुछ नहीं होता था, बस ये उल्टे सीधे जवाब मिलते थे। ओके, तो ये पूरा फोन कॉल्स का एक चक्रव्यूह था जिसमें पम्मी फंसे हुए थे, और इसके बीच में फंसा हुआ था इनका एक स्मार्टफोन भी, जिसके लिए 8,890 भी चुका चुके थे, और ये पैसे अब वापस मिल रहे हैं। पम्मी जी खुश हैं, संतुष्ट हैं कि चलो वो पैसे तो वापस मिल रहे हैं जो आपने क्रेडिट कार्ड से अदा कर दिए थे फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर? हाँ जी, 38,999 रुपए मुझे वापस रिफंड मिले। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमें खुशी इस बात की कि आपको अपना रिफंड भी मिल गया। यहाँ आपको बता दें, फ्लिपकार्ट के सामने पहरेदार ने पम्मी का मामला रखा था। हमने मांग की थी कि कंपनी इसकी जांच करे और देखे कि कंज्यूमर को कैसे तुरंत राहत मिल सकता है। अपने आधिकारिक जवाब में कंपनी ने पहरेदार को बताया है कि गलत प्रोडक्ट का रिवर्स पिकअप करा लिया गया है, और 13 अगस्त, यानी हम आपको यहाँ ये जरूर हाईलाइट करना चाहेंगे कि पहरेदार के ईमेल लिखने के ठीक एक दिन बाद हमने 12 अगस्त को उन्हें ये मेल लिखा था कि पम्मी को इस तरह से गलत फोन डिलीवर कर दिया गया है, और 13 अगस्त को कंपनी रिवर्स पिकअप भी करवा देती है और उन्हें रिफंड भी दे देती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंटिन्यूसली 5 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक पम्मी बार बार फ्लिपकार्ट में फोन कॉल्स करते रहे, रिप्रेजेंटेटिव इनके घर तक आते रहे फोन के रिवर्स पिकअप के लिए, पर वो बार बार उनसे उसी फोन की मांग कर रहे थे जो फोन इन्हें डिलीवर ही नहीं हुआ था। कंपनी जब रिवर्स पिकअप के लिए भेजती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो बताती क्यों नहीं है कि आपको हमने गलती की है, हमने गलत फोन उनको डिलीवर किया और आपको वो गलत फोन वापस लेना, क्योंकि जो पिकअप करने आता है वो बार बार कहता है कि नहीं आप हमें वो फोन दीजिए जो उन्हें मिला ही नहीं है। अजीब सी उलझन थी पम्मी जी के लिए। खैर, पहरेदार में जाके राहत की सांस ये जरूर यहां पर ले रहे हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन के सारे कम्युनिकेशन के दरवाजे बंद हो गए थे। राकेश गुप्ता जी के लिए पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर दिक्कत दूर हुई है, कैसे आपको बताएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहरेदार। हम बुलंद करते हैं आपकी आवाज, हम लड़ते हैं आपके हक के लिए। बंगलुरु के राकेश गुप्ता अपने सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस कम्युनिकेशन से काफी परेशान है, नाराज भी हैं। इनका सर्विस प्रोवाइडर हर दूसरे दिन इनके प्रीपेड अकाउंट से कुछ रकम काट लेता था। परेशान राकेश जब इसकी शिकायत कंपनी से करते हैं तो मामला सुलझ जाता था, लेकिन फिर अगेन इसी का रिपीट परफॉर्मेंस होता था। ये जैसे ही फोन रिचार्ज करवाते थे इनका पैसा फिर से कट जाता था। बहुत परेशान रहे राकेश। रिलायंस कम्युनिकेशन से इन्होंने काफी कम्युनिकेट भी करने की कोशिश की, लेकिन इनका मामला सुलझ नहीं रहा था। मेरे साथ हैं बंगलुरु से राकेश जी। राकेश जी नमस्ते, कितनी परेशानी आ रही थी आपके साथ इस मोबाइल फोन कनेक्शन में, बताइए जरा। नमस्ते प्रियंका जी। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं काफी परेशान था। पिछले 5-6 महीने से ये हो रहा था कि मैं अपना फोन रिचार्ज करता था और मेरे पैसे कट जाते थे 3-4 दिन के बाद जी। इसके लिए मैंने रिलायंस का जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है वो फॉलो भी किया था, अपीलेट अथॉरिटी को भी मेल लिखा था, उनके कस्टमर केयर पे भी कॉल किया था, लेकिन
उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही नहीं था। तो कितने पैसे कटते थे और ये आपको SMS के द्वारा सूचित किया जाता था कि ये पैसे कट गए? क्या होता था मुझे बताइए। जैसे आपने रिचार्ज किया वैसे ही 2 दिन के बाद कितने पैसे कटते थे? तो जो भी मैं रिचार्ज अपना फोन का रिचार्ज करता था, सपोज मैं आज 200 रुपए का रिचार्ज करता हूँ, तो 2-3 दिन के बाद उसमें जो भी बैलेंस होता था, चाहे वो 100 हो 150 हो, वो पूरा की पूरा डिडक्ट हो जाता था। अच्छा। और जब भी मैं उनसे कांटेक्ट करता था कस्टमर केयर पे, तब वो बोलते थे कि कोई सर्वर रिलेटेड इशू है, ये हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, लेकिन तो उन्होंने आपको शुरुआत में 1-2 बार पैसे भी लौटाए थे, राइट? वो इसलिए लौटाए थे क्योंकि मैंने उनको विदिन 3 डेज कॉल कर लिया था पहले। अच्छा। उसके बाद वो लोग बोले कि अब उनके पास कोई डिटेल नहीं, जो भी पैसा डिडक्ट हुआ है। अच्छा, पहले तो 2 दिन में पैसे काट लेते थे और अगर आप 3 दिन में इन्फॉर्म नहीं करें तो जो पैसा डिडक्ट किया है वो हाथ से आपके निकल ही जाता था। जी जी बिल्कुल। तो सोल्यूशन क्या दे रही थी? आपने इतने कम्युनिकेशन किए उनके साथ, रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ, नाम ही में कम्युनिकेशन है, लेकिन सारी कम्युनिकेशन फेल रही है आपके और इस कंपनी के बीच में। जी बिल्कुल, मैंने सभी को कॉल भी किए, मेल भी लिखे, उनका अपीलेट अथॉरिटी को भी मेल लिखा, अपना पूरा मैंने उनको डिटेल दिया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने उनका जो और हायर अथॉरिटी उनको भी मेल लिखा, तो उनकी तरफ से पहले तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आता था, और अगर आता था तो वो रिलेवेंट होता था, जैसे आप स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दीजिए, कोई मतलब ही नहीं था। तो और लेकिन अब जाके आपका मामला सुलझ गया है सर? जी, मैंने फिर जब मेरे को लगा कि मेरे को यहाँ से रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, फिर मैंने CNBC आवाज पहरेदार को ये मेल फॉरवर्ड किया, और जैसे ही मैंने आपको फॉरवर्ड किया उसके विदिन 3 डेज उन्होंने मुझे कॉल किया है रिलायंस से, और उन्होंने मेरे को पैसा भी रिफंड किया है और सारी डिटेल भी मुझे प्रोवाइड की है, जब जब का पैसा उन्होंने काटा है मेरा। ठीक है, तो मैं बहुत मतलब आपका थैंकफुल हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपकी वजह से ये मेरी आवाज वहाँ तक पहुँची। अदरवाइज मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे को वहाँ से कोई रेस्पॉन्स आएगा। चलिए, आपको बधाई हो, आपके पैसे तो आपको वापस मिल गए राकेश जी, लेकिन साथ में कंपनी ने आपको ये भी कहा कि आप पहरेदार के पास क्यों गए? आपको ये सवाल सुनकर कैसा लगा? आप उन्होंने समझाया नहीं कि मैं तो आपके हर दरवाजे पर दस्तक दे चुका था? जी जी बिल्कुल, उन्होंने जब ये पूछा मेरे से कि आपने वहाँ पर इसको मैटर को क्यों लेके गए, तो मैंने बोला कि मैंने आपका पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। आप लोगों ने जो मुझे एक एस्केलेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैंने सभी जगह अप्रोच किया आप लोगों को फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लेकिन आप लोग कोई रेस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। तो आप जो रेस्पॉन्स आप मुझे कर रहे हैं वो केवल और केवल CNBC आवाज की वजह से कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है, अदरवाइज आप लोग मुझे रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहते। चलिए, लेकिन शुक्रिया राकेश जी हमसे बात करने के लिए। एक और वजह है कि कंपनी ने रिस्पॉन्स किया क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हक की अनदेखी हो रही थी, और यही सही और वाजिब कदम था कि रिलायंस कम्युनिकेशन को इस तरह से पैसे डिडक्ट ही नहीं करने चाहिए थे, और इसीलिए आपको ये पैसे मिल रहे हैं। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, मुबारकबाद कि आपको अपने पैसे मिल गए हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन ने ये मामला सुलझा लिया है और उनका कंज्यूमर अब जाकर संतुष्ट भी है। तो पहरेदार में आज हमें यही इजाजत दीजिए। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज और बुलंद करने के लिए, सोती ही कंपनियों को जगाने के लिए। आप अपनी राय, सुझाव, सवाल हमें भेज सकते हैं pehredaar@network18online.com पर। मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, साथ में पहरेदार के ट्विटर से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।